was one of India's biggest sex scandal. And a lot of people are not aware about it at all. Case where nearly 100 teenage girls were sexually abused laid bare a toxic mix of religious reach and political impunity. When police themselves are not aware, how do you expect civilians to be aware about such things? बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं बहुत से पहलुओं से। अपन कहते हैं कि किसी के प्रभाव को यदि आप आंकलन करें तो उसको सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, ऐसे मतलब आप कई एंगल्स को आप उनको देखते हैं। She said, "Why are you still calling me to the court again and again? It has been 30 years. I am now a grandmother. Leave me alone." हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरपे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। लास्ट वीडियो में मैं ये चीज़ बोलना भूल गया था, बट थैंक यू सो मच फॉर 100K सब्सक्राइबर्स। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ देन आई एम सपोज टू बी ऑन अ ब्रेक पर मैं अभी भी वाला केस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दूसरा केस पढ़ रहा हूँ। व्हाट आई मीन टू से इसकी अभी मेरे पास 1,02,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने शुरुआत से इस चैनल में ये कहा है कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड दैट इज ट्रू, बट आई जस्ट वांट टू एक्नॉलेज कि 100K सब्सक्राइबर, 1,00,000 सब्सक्राइबर कितना क्रेजी नंबर है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज केस आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने मुझे लास्ट वीक यूपीआई पे डोनेट करा था। इट्स नॉट नेसेसरी बट इट रियली हेल्प्स मी आउट अ लॉट एंड मैं अपने सारे केस यूपीआई से ही लेता हूँ एंड इस वीडियो से मैं लोगों का नाम मेंशन भी करना शुरू करूंगा बिकॉज यू गाइस प्रोवाइड मी द केसेस। सो थैंक यू राहुल एंड मैनी अदर्स फॉर लेटिंग मी नो अबाउट दिस केस। द लिंक फॉर माई यूपीआई इज इन माई डिस्क्रिप्शन। ओके लेट्स बिगिन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, पर ये एक बहुत ही ज़्यादा हैवी केस भी है। अगर आप लड़कियों के शोषण या फिर मार काट के बारे में नहीं सुन सकते हैं देन प्लीज स्किप दिस वीडियो। आई गेव अ ट्रिगर वार्निंग इन द बिगिनिंग, पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये चीज़। राजस्थान में एक पॉलिटिशियन के बेटे को एक लड़की पसंद आ जाती है। वो लड़की बहुत सुंदर थी एंड उसके डैड की मिल थी, सो इट वॉज एन अपर मिडिल क्लास फैमिली। तो लड़की के घर वालों ने लड़कों के घर वालों को उसकी फोटो भेजी एंड वो लड़की दिखने में भी सुंदर थी, पर लड़के के घर वाले ये फोटो लेकर अजमेर के एक फोटो बूथ में गए जहाँ फोटोज डेवलप होती थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी कई बार बहुत लड़कों की फैमिली शादी से पहले इस फोटो बूथ में आ चुके थे, रिश्ता करने या तोड़ने से पहले। और वहाँ जाकर इस फैमिली ने ये पूछा कि भैया देखना कहीं इस लड़की की फ़ोटो सोफिया सेकेंडरी स्कूल की फ़ोटो से मैच तो नहीं हो रही है, जहाँ से 250 लड़कियों के सेक्स स्कैंडल की खबर आई थी। 250 ऐसी लड़कियाँ जो कि बहुत बड़े घर से आई थी, पर एक के बाद एक शोषण होने के बाद भी सब लोग चुप रहे या जो आवाज़ उठाना चाहते थे उन्हें चुप करा दिया गया। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट द बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल इन इंडिया एंड इसके चलते कैसे 250 लड़कियों का रेप हुआ एंड कई सारी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। अजमेर, राजस्थान। अजमेर एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह हुआ करती थी। कहीं सारे होली स्थल हैं यहाँ और दुआओं के लिए अजमेर शरीफ काफ़ी माने और जाने जाते थे। तो अजमेर में एक सोफिया सेकेंडरी स्कूल था जो आज भी है और ये स्कूल बहुत पॉपुलर था अपनी पढ़ाई के लिए। ये एक गर्ल्स स्कूल था, कोएड नहीं था, तो ऑब्वियसली वहाँ सारी लड़कियाँ ही पढ़ती थी। लोअर मिडिल क्लास की लड़कियाँ और बहुत बड़े बड़े घर की लड़कियाँ भी यहाँ पढ़ती थी क्योंकि सोफिया स्कूल पढ़ाई पे फोकस करता था। तो जो भी स्मार्ट होगा, जो भी विद्वान होगा, वो वहाँ एडमिशन ले सकता है। एक गर्ल्स स्कूल में होने की वजह से यहाँ के सारी स्टूडेंट्स लड़कों से स्कूल से बाहर ही इंटरेक्ट कर पाती थी। इसी स्कूल की 8th क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की स्कूल के बाहर पे एक लड़के से मिली जिसका नाम था फारूक चिश्ती। फारूक ने इस लड़की को अप्रोच करा और कुछ टाइम बात करने के बाद इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। वो स्कूल के बाद काफ़ी मिलने लग गए एंड ये चीज़ क्लियर थी शुरुआत से कि फारूक इस लड़की से बहुत बड़ा है एज में। पर उस समय इस स्टूडेंट को उस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। दोनों की दोस्ती बहुत ही जल्द प्यार में बदल गई थी और अब इनका मिलना काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया था। सो नॉर्मल चीज़ें जो कपल्स करते ही हैं। कहीं बार ये लड़की स्कूल बंक करके फारूक के साथ घूमने जाती थी। इन दोनों का प्यार अब इतना गहरा हो गया था दैट दे ब्लाइंडली ट्रस्टेड ईच अदर। एक दिन फारूक ने इस स्टूडेंट को अपने फार्म हाउस पे बुलाया। पहले इस लड़की को पता नहीं था कि फारूक के इरादे क्या थे, पर वो अभी भी उसके आसपास कंफर्टेबल थी। फारूक ने उसे कंफर्टेबल फील कराया और फिर जब इस लड़की का गार्ड पूरा डाउन था तो फारूक ने उसे सेक्स के लिए अप्रोच करा एंड दे डिड हैव सेक्स। पर इन सारी चीज़ों के दौरान फारूक ने इस लड़की की कुछ फोटोज क्लिक कर दी थी। लेट मी रिमाइंड यू दिस थिंग अगेन कि ये 1991-1992 की बात है। तो ये सारा प्यार, ये ऐसे एक लड़के से मिलना, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, ये सब कुछ टैबू था। तो फारूक ने इस लड़की की फ़ोटोज़ ली और फोटोज़ क्लिक करने के बाद फारूक एकदम से स्विच हो गया। उसने इस स्टूडेंट को फ़ोटोज़ की नेगेटिव दिखाई और कहा, ये तुम हो। अभी तो इन तस्वीरों को मैं देख रहा हूँ, पर सोचो अगर ये तस्वीरें
पूरे पड़ोस में फैल गई तो फारूक ने स्टूडेंट को अपने प्यार में फंसाकर उसे फार्म हाउस ले जाकर अपने प्लान में स्टक कर दिया था। ही वॉज ब्लैकमेलिंग हर नाउ। फारूक ने इस लड़की से कहा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फोटोज लीक ना हो तो अपने स्कूल से अपनी एक और दोस्त को मेरे फार्म हाउस लेकर आओ। अगर तुम ऐसे करती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी तस्वीरें वापस दे दूंगा या फिर तुम्हारी फोटोज को जला दूंगा। पर अगर तुम अपनी किसी दोस्त को यहाँ नहीं ला पाई तो मैं ये सारी की सारी फोटोज स्कूल में और पड़ोस में लीक कर दूंगा। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल इन इंडिया। अगर हमें इस सेक्स स्कैंडल के बारे में ढंग से जानना है तो हमें इसके ब्रेन्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो कि था फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट था। उसके साथ नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी थे, जो इसी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और फेसेस भी थे। फारूक चिश्ती एक आम लड़का नहीं था। उसकी फैमिली का नाम बहुत बड़ा था और अजमेर में तो उस समय सब लोग उन्हें जानते थे, कुछ अच्छे रीजन से और ज्यादा बुरे रीजन से। फारूक चिश्ती की पूरी फैमिली का बैकग्राउंड ही वायलेंस, गैंग प्रोटेस्ट, ब्लैकमेलिंग एंड रेप से बना था। कई आर्टिकल्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि फारूक अजमेर यूथ कांग्रेस का लीडर इस ही डर से, इसी फियर की वजह से बना था। तो जो ये अजमेर सेक्स स्कैंडल था, इसका प्लान इन तीनों ने साथ में ही बनाया था। इन तीनों ने ही अजमेर में बहुत सोच समझ के सोफिया स्कूल और कॉलेज को टारगेट करा। इन्हें पता था कि वहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती है, इसीलिए उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स को टारगेट करा। और ये सब कुछ ऐसे ही फिल्म से शुरू नहीं हुआ था, बहुत सोच समझ के हर एक स्टेप के बारे में जानकर ये प्लान बनाया गया था। तो जैसा कि मैंने बताया था, फारूक चिश्ती ने शुरुआत में एक लड़की को टारगेट करा, उसको अपने प्यार में फंसाया और जब ये लड़की वल्नरेबल थी तब फारूक ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी अश्लील फ़ोटोज़ खींची। फिर इन्हीं फ़ोटोज़ का यूज़ करके इन तीनों ने एक और लड़की बुलाई, उसके साथ सेक्स करा और उसकी भी फ़ोटोज़ ली। और ऐसा कर करके इन लोगों ने एक चेन बना दी थी, जहाँ पहली लड़की अपना नाम खराब होने से बचाने के लिए मजबूरी में अपने साथ एक दोस्त को लेकर आती थी। और फारूक चिश्ती इन सबको सेम प्रॉमिस करता था कि अगर तुम अपनी फ्रेंड को लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी फोटोज चला दूंगा या तुम्हें दे दूंगा। ये लड़कियां किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उनके साथ क्या हुआ, वरना लोग इन्हें ही दोष देंगे। और एक पावरफुल और फियरफुल पॉलिटिकल फैमिली से लोग नजरें भी नहीं मिलाते हैं तो लड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो एक लड़की के थ्रू दूसरी, और इस चेन में होने की वजह से 250 लड़कियों के साथ सेम चीज हुई। क्योंकि 1991 का केस है तो अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग चीजें बताई गई हैं, पर ज्यादातर न्यूज आर्टिकल और ज्यादातर रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि सारी लड़कियां इसमें सोफिया स्कूल की तो थी, पर एक दो लड़कियां आसपास की भी थी। पर कई बार ऐसा होता था कि सेम लड़की को ये तीनों बार बार बुलाते थे और उसके साथ सेक्स करते थे। सेक्स नहीं बोलूँगा मैं इस चीज़ को, वो उसके साथ रेप करते थे, जिसकी वजह से आइसोलेशन में और किसी को भी अपना दर्द ना बता पाने की वजह से ये लड़कियां अंदर से टूटने लगी और इन लड़कियों ने एक एक कर सुसाइड करना शुरू कर दिया था। अब सुसाइड होने के बाद तो स्कूल में भी और स्कूल के आसपास पेरेंट्स में भी ये बात फैलने लगी कि ये सुसाइड सेम स्कूल में क्यों हो रहे हैं। और जब ये सुसाइड का रेट बढ़ रहा था तब फारूक के साथ कुछ और ही हो रहा था। इस समय फारूक और उसके दो दोस्तों के साथ और भी ज्यादा मर्द जुड़ गए थे, जिन्होंने साथ में मिलके या फिर अलग अलग दिन इन लड़कियों का रेप करा। ज्यादातर लोग इसमें आर्म वर्कर्स थे, पर कहीं सारे लोग इसमें पॉलिटिशियंस भी थे। तो इन आर्म वर्कर्स में से ही किसी एक ने ये फोटोज, ये नेगेटिव डेवलप होने के लिए दे दी। जब फोटोज डेवलप होने के लिए दी तो पहले कैमराज में ऐसा नहीं होता था कि फोटो क्लिक करी और हमारे पास पिक्चर आ गई। पुराने वाले कैमराज में नेगेटिव रील्स होती थी, जो कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने शायद ना देखा हो। वैसे तो मैं 100% श्योर तुम लोगों ने देखा होगा अपने पेरेंट्स की, बट शायद से नहीं देखा होगा। तो नेगेटिव रील्स को फोटोज में डेवलप करने में क्या होता था, कहीं दिन लग जाते थे। तो जिस फोटो वाले के पास इस आम आदमी ने, इस रेपिस्ट ने ये फोटोज डेवलप होने के लिए दी थी, उसने यही सेम फोटोज अपने दोस्तों को दिखाई और उस दोस्त ने अपने दोस्त को दिखाई और फिर उस दोस्त ने अपने दोस्त को दिखाई और ऐसे करते करते ये नेगेटिव ये फोटोज सर्कुलेट होने लग गए। यही बात और फोटोज पेरेंट्स तक भी पहुंच गई थी और लोगों ने दोनों सुसाइड और फोटोज को मिला के कहा कि हमारी बच्चों के साथ शोषण हो रहा है और उन्हें आइसोलेट करा जा रहा है। ओके, लेट्स जस्ट टेक अ ब्रीफ मोमेंट एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू, ताकि तुम्हारे अंदर ये बात कर जाए। एक पूरे स्कूल की लड़कियां, एक ऐसा स्कूल जहां बहुत सारी लड़कियों का रेप हो रहा है, उनकी फोटोज आस पड़ोस में सर्कुलेट हो रही है, उनके बारे में बात करी जा रही है। 250 प्लस गर्ल्स और 250-200 लड़कियों में से कई सारी लड़कियों ने सुसाइड भी कर दिया था। तो तुम लोग ये इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा मुद्दा था उस टाइम पे। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी ये केस कहीं नहीं छपा, ये केस किसी न्यूज में नहीं आया, कोई भी इस केस के बारे में बात नहीं कर रहा था। इसीलिए अगर तुम इस केस के बारे में ढूंढोगे भी इस वीडियो के बाद तो तुम्हें इसमें कोई भी वीडियो फुटेज नहीं दिखेगी किसी भी न्यूज की। वीडियो फुटेज तो क्या है, इस केस के बारे में सिर्फ 3 न्यूज़पेपर आर्टिकल है जो मुझे मिले। ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन इस केस का एक बुक के थ्रू हो रखा है और विकिपीडिया में कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि उस टाइम के लोगों ने अपनी कहानी सुनाई है। तो लोग बोलते तो हैं कि 250 प्लस गर्ल्स
पर क्या पता कितनी लड़कियां होंगी उसमें। और इस केस के न्यूज़ में ना आने के पीछे 3 रीज़न थे। एक तो लड़कियां और उनके घर वाले डरे हुए थे कि अगर ये केस न्यूज़ में आया तो हमारे परिवार का, हमारी लड़की का नाम खराब हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि फारूक चिश्ती की फैमिली काफ़ी स्ट्रांग थी एंड किसी को भी उनसे पंगा या लड़ाई नहीं करनी थी। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उस समय ये थी कि अगर ये सेक्स स्कैंडल न्यूज़ में आता तो उस समय अजमेर में बहुत भयानक दंगे हो जाते। ज़्यादातर सोफिया स्कूल की लड़कियां जिनके साथ रेप हुआ था वो हिंदू थी और फारूक चिश्ती और उसके दोस्त मुस्लिम थे। तो तुम भी सोच सकते हो कि कैसे ये बात हिंदू मुस्लिम की फाइट में चेंज हो सकती है। और ऐसी लड़ाइयों में, ऐसे हालात में हमेशा पॉलिटिशियंस ही फ़ायदा उठाते हैं और जो पीड़ित हैं, जो लोग एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं, उन्हें कोई इंसाफ या जस्टिस नहीं मिलता। पर फिर मई 1992 में एक रिपोर्टर को ये फ़ोटोज़ मिली। उसका जो कॉलीग था उसने इस रिपोर्टर से कहा कि इन फ़ोटोज़ की मदद से हम भी इन लड़कियों को ब्लैकमेल कर सकते हैं और इन लड़कियों के साथ अपनी मनमानी कर सकते हैं। एक लड़की जिसकी फ़ोटोज़ हमारे पास है वो डरी हुई हालत में हमारी बात मान ही जाएगी और अपना नाम बचाने के लिए कुछ भी करेगी। तो इस रिपोर्टर को लगा कि अगर एक न्यूज़ फीड में काम करने वाला बंदा ऐसी बातें कर सकता है, अगर ये आदमी जो हमेशा क्राइम के आसपास रहता है ये इन लड़कियों का इस लेवल पे फ़ायदा उठा सकता है, तो सोचो कितनी फ़ोटोज़ डुप्लीकेट हुई होंगी, कितनी लड़कियों को, उनका दूध वाला, उनका राशन वाला, उनका टेलर, उनका टीचर, कितने लोग इन लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे होंगे। तो नवज्योति के रिपोर्टर ने पॉलिटिकल प्रेशर के बारे में अवेयर होते हुए भी ये फ़ोटोज़ ली और फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों की शक्ल ब्लर ना करते हुए ये न्यूज़ अखबार में छाप दी। जैसे ही ये खबर न्यूज़पेपर में छपी अगले दिन अजमेर पूरा बंद हो गया। बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने अपनी चमड़ी की तरह इस बात को हिंदू और मुस्लिम में ऑब्वियसली डिवाइड कर दिया। और अब इस केस के बारे में जिसको पता नहीं था वो भी इस केस को प्रोपेगेंडा बनाकर इस बारे में दंगे कर रहा था। नवज्योति अखबार के जहाँ ये स्टोरी सबसे पहले रिलीज हुई थी उनके रिपोर्टर का नाम मदन सिंह था जो कि 32 साल के थे। नवज्योति अखबार में ये फ़ोटोज़ और नाम आने के बाद 4 सितंबर की रात से मदन सिंह के साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी। वो घर से वापस ही आ रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक मारुति वैन उनका कहीं देर से पीछा कर रही थी। नॉर्मली एक कार सड़क में एक आदमी को पास कर ही देगी, पर ये मारुति वैन मदन सिंह जी का आधे घंटे से पीछा कर रही थी। जैसे ही वो पीछे मुड़े देखने के लिए कि क्या हो रहा है तभी उन्होंने देखा कि वैन के अंदर 4 लोग थे, जिसमें से आगे वाली पैसेंजर सीट में बैठे हुए आदमी ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालकर मदन सिंह की तरफ एक गोली चलाई जो कि मदन सिंह के राइट हिप पर लगी। ये गोली लगने के बाद मदन सिंह चल नहीं पा रहे थे और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पास के एक नाले में छलांग लगाई और शायद गोली की आवाज़ से या मदन सिंह के चिल्लाने की आवाज़ से पास के कुछ लोग वहाँ आए, जिसे देखकर 4 लोग जो वैन के अंदर बैठे थे वो वहाँ से भाग गए। इसके बाद मदन सिंह जी को हॉस्पिटल ले जाया गया पर उनकी हालत बहुत ख़राब थी। न्यूज़ को आए हुए और मदन सिंह जी पर गोली चले हुए अब 2 दिन हो चुके थे। तो इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद हॉस्पिटल में रात को करीब 11 बजे 3 लोग आए। हॉस्पिटल के बाहर एक पुलिस वाला भी खड़ा था मदन सिंह जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर फिर भी ये 3 लोग कुछ करके हॉस्पिटल के अंदर आए और मदन सिंह जी के रूम में आकर उन्होंने मदन सिंह जी को बेड में ही गोली मार दी। प्रॉबेबली ये इसलिए करा गया था क्योंकि मदन सिंह जी ने वैन में कुछ ऐसे लोग देख लिए होंगे जिनके नाम अगर न्यूज़पेपर में आते तो उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो जाती। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू द फर्स्ट गाय हु रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट दिस स्कैंडल। बट द मेन थिंग वाज कि उन लड़कियों का क्या हुआ। शुरुआत में 250 में से 32 लड़कियां सामने आई और उन्होंने पुलिस स्टेशन में लड़कों को देखकर आइडेंटिफाई करा कि इन्होंने हमारा शोषण करा है। अब ये नंबर 32 ही क्यों था रहे? देखो, जो लड़की पुलिस के पास जाएगी उसका पक्का नाम खराब होगा, क्योंकि वो लड़की पुलिस के पास जाएगी ही इसलिए क्योंकि उसका रेप हुआ था। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि फारूक की फैमिली से, ये जो इस केस से जुड़े हुए पॉलिटिशियंस थे उनकी फैमिली से लड़कियों की फैमिली को धमकियां मिल रही थी। तो सारी लड़कियां डर रही थी। बस 30-32 लड़कियां ही बाहर आई आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिमिनल्स को। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इन लड़कियों का शोषण काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस ने भी करा था, बड़ी बड़ी पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व थे। तो जब ये लड़कियां बाहर आई तो उन्होंने इन लड़कियों को ब्लैकमेलिंग, थ्रेटन करना शुरू कर दिया और उनकी फैमिलीज को मारने की बात करी। तो डर की वजह से काफ़ी लड़कियाँ बाहर हो गई थी और 32 में से लास्ट में बस 2 लड़कियाँ बची थी। पर जो ये 2 लड़कियाँ थी ये लास्ट तक अपनी बात पे डटी रही। इन्होंने रिपोर्ट लिखाई
और काफ़ी दिनों तक धमकी, हरासमेंट और डर में रहने के बाद भी ये अपने स्टेटमेंट से हिली नहीं। तो पुलिस ने भी नवज्योति अखबार में जो क्रिमिनल्स की फोटोज छपी थी उनमें से कुछ को तो फोटोज के थ्रू और कुछ के नाम मेंशन हुए थे न्यूज़ में, उसके थ्रू अरेस्ट करना शुरू कर दिया। 2 दिन में अलग अलग टाइम में पुलिस ने 12 लोगों को अरेस्ट करा और इन सब में से 8 लोग अजमेर छोड़ के भाग चुके थे और वो आज तक की डेट में भी नहीं पकड़े गए हैं। सच अ बिग सेंसेशन, सच अ बिग केस। कितनी लड़कियों की लाइफ बर्बाद हो गई, कितनी लड़कियों ने तो अपनी जानें ले ली हैं। इसकी सजा क्या होगी? उम्र कैद या फांसी? तो ये केस इतना सीरियस होने की वजह से कोर्ट में 6 साल तक चला। इसके बीच में कहीं और लड़कियों ने अपनी जान ले ली, कहीं लड़कियों ने अपनी फैमिली के साथ अजमेर छोड़ दिया और इन 6 सालों में कहीं क्रिमिनल्स भी गायब हो गए थे। पर फाइनली 1998 में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जितने भी लोग पकड़े गए थे या जितने लोग इस केस में पकड़े जाएंगे उन सभी को उम्र कैद की सजा होगी फॉर रेप एंड अबडक्शन ऑल्सो। इतना सीरियस केस, इतनी सारी जाने चलेगी, फिर भी ये स्टेटमेंट सुनाने में 6 साल लग गए कोर्ट को। पर चलो कोई बात नहीं, इतने देर में हुआ पर एटलीस्ट 6 साल बाद इंसाफ तो हुआ। सभी लड़कियों की फैमिलियां खुश होंगी, दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड, राइट? नहीं, दैट्स नॉट हाउ दिस एंड्स। सम पीपल दे नेवर गेट अ हैप्पी एंडिंग। सबसे पहले तो जो फैमिलियां इस केस से मूव ऑन करना चाह रही थी, उन लड़कियों को कहीं भी जाने से पहले या उन लड़कियों को कहीं भी ले जाने से पहले उनकी फोटोज चेक होती थी कि कहीं ये लड़की अजमेर सेक्स स्कैंडल में तो नहीं थी। वो लोग जी तो रहे थे पर समाज में इन लड़कियों की और इन लड़कियों की फैमिली की कोई भी वैल्यू नहीं थी, कोई भी जगह नहीं थी। और इससे भी ज़्यादा बुरी बात ये थी कि इस जो सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती, वो ही इस केस में बच गया था। 1993 में फारूक चिश्ती के लॉयर ने कोर्ट में पेपर्स के थ्रू ये साबित कर दिया कि फारूक की मेंटल स्टेट कुछ ठीक नहीं है। फारूक चिश्ती कोर्ट में भी पागलों जैसा बिहेव कर रहा था और अब यहाँ से ये केस थोड़ा अजीब सा हो जाता है। अचानक ही जिन लोगों को एक एक कर सज़ा मिल रही थी 1998 में, उनमें से 4 लोगों की सज़ा उम्र कैद से 10 साल कर दी गई थी और जो भी लोग अंदर जेल में थे वो भी बेल से एक एक कर बाहर आ रहे थे। पर सबसे बड़ी बात, जो तीनों चिश्ती थे, फारूक, नफीस और अनवर, तीनों को ही पुलिस ने नहीं पकड़ा। जो मेन कल्प्रिट थे इस चीज़ में वो अपना आराम से बाहर घूम रहे थे। सब लोगों को पता था कि सच क्या है, कोर्ट में बैठे हुए जज को भी पता था कि सच क्या है, ये सब कुछ किसने करा है, पर फिर भी मेन मुजरिम ही आराम से जी रहा था। अगेन आई हैव टू स्टेट दिस थिंग कि 250 लड़कियों का रेप, जिनमें से कई सारी लड़कियों ने अपनी जान दे दी थी, और ये है हमारा जस्टिस सिस्टम। पर 2007 में फारूक चिश्ती को कोर्ट ने अपराधी क्लेम कर दिया था और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई थी। 1998 से 2007 इतने साल लग गए ये स्टेटमेंट आने में, पर हमारे लॉ में इतने छेद हैं कि यू वोंट बिलीव व्हाट आई एम अबाउट टू से नेक्स्ट। लेट मी जस्ट रीड दिस थिंग डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टिकल। 2013 में हाई कोर्ट ने यह कहा कि फारूक चिश्ती ने बहुत सजा झेल ली है, इसे और तंग ना करा जाए और अब इसे रिहा कर दिया जाए। फारूक चिश्ती अभी भी अजमेर में ही रहता है जहां उसका सेम पहले जैसा दबदबा है, और अब तो लोग उससे और ज़्यादा डरते हैं। और ये है इस केस की सच्चाई, ये है इंडिया के बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल की सच्चाई। नॉर्मली व्हेन आई स्टडी अबाउट सम ट्रू क्राइम केस या फिर किसी मौत के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो एंडिंग में ज़्यादा टाइम पे ये होता है कि जो मुजरिम होता है वो पकड़ा जाता है। पर अजमेर सेक्स स्कैंडल के साथ ये बिल्कुल ही इंपॉसिबल सी चीज़ लग गई थी मुझे। हाफ वे थ्रू ही मुझे ये पता चल गया था कि ऐसा नहीं होगा। द बिगेस्ट थिंग कि मुझे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि तुम लोगों को भी इस केस के बारे में नहीं पता होगा, ना तुम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, ना तुम्हारे पेरेंट्स ने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि इस केस को इतना ज़्यादा दबा दिया गया था धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, लज्जा के नाम पर। ये उन बातों में से एक है जिसके बारे में हमारे यूथ को सच में पता होना चाहिए। कैसे मॉन्स्टर हमारे बीच में रहते हैं जो कि पॉलिटिकल पावर से अपने आप को हमेशा सेफ रख सकते हैं। तो होपफुली तुम लोग इस केस को अपने सर्कल में वर्बली भी शेयर कर देना, भले पर शेयर जरूर करना। एंड विद दैट ये केस यहीं पर समाप्त होता है। दिस इज वन मोर थिंग हियर कि काफ़ी सारी जो अजमेर की फैमिलीज हैं जिनके बेटियों के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, उनकी फैमिलीज आज भी इस होप में है कि मे बी उनकी बेटियों को कुछ तो जस्टिस मिलेगी। क्योंकि 2013 में एक और चिश्ती को पकड़ा गया था, विच इज़ नॉट कन्फर्म्ड, इसलिए मैंने उस बारे में बात नहीं करी। पर जैसा हमारा सिस्टम है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा आगे कुछ होगा इस केस के बारे में, या फिर मुझे नहीं लगता कि आगे इसमें कुछ फैसला सुनाया जाएगा। बिफोर यू गो, आई वुड लाइक टू जस्ट रिक्वेस्ट यू दिस थिंग कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं देन प्लीज़ डोनेट टू मी ऑन UPI। इट्स नॉट नेसेसरी बट इट रियली हेल्प्स मी आउट अ लॉट, क्योंकि अगेन इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है and videos they are not monetized, so all of my mehnat is just like, so yeah, if you could consider that thing, that would be really helpful. Thank you so much for 100K and subscribe to me before I hit 1 million. And with that, I would just like to say, please be careful everyone, please keep your loved ones very close to you, and I will see you very very soon. Bye bye.